हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर को पढ़ने से पहले हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा कि आप लोग जानते होंगे ये लंग्स से रिलेटेड है, तो हम लोग लंग्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे जिससे डिसऑर्डर के बारे में जानने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग देख लेते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस वही है जिससे हम जब खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो हमारे विंड पाइप में खाना या पानी ना जाए, तो वो ये एक फ्लैप टाइप का होता है, ढक्कन टाइप का होता है जो ढक लेता है, जिसकी वजह से फूड या पानी हम लोगों के श्वास नली में नहीं जाता है, यानी कि विंड पाइप में नहीं जाता है। इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। लैरिंग्स को साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स कहते हैं। ये जस्ट एपिग्लॉटिस के नीचे होता है। दिस इज ट्रैकिया, यहीं से इसको विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया। अब इसमें हम लोग छोटी छोटी चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये है ब्रोंक्यूल्स। ये जब यहाँ ट्रैकिया डिवाइड हुआ है दो पार्ट में, इसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अब यहाँ पर नीचे हम लोग देख लेंगे, ये जो छोटे छोटे नॉब्स दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे, ये आपका एल्वियोलाई है। और यहाँ पर ये जो जहाँ पर एल्वियोलाई देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ब्रांच टाइप का दो हो रहा है, इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ये क्या था, ब्रोंकस था, और यहाँ पर ये इसको क्या कहेंगे, एल्वियोलाई के दो भागों में बांट रहा है, उसको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। ठीक है। अब ये यहाँ पर दो मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं जिसके बीच में हैं, यानी कि यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। और इसके नीचे देखिए यहाँ पर ये हार्ट प्लेस है, और ये हमारा लंग्स है, और ये हमारा रिब केज है जो यहाँ दिखाया गया है, और ये जो हमारा ऐसे ये सेक्शन है, ये हमारा डायफ्राम है। ओके। अब हम लोग लंग्स के फिगर को देख लिए हैं। अब हम लोग इसके बारे में, सारे डिसऑर्डर के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है हमारा अस्थमा। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेस्पिरेटरी पाथवे, यानी कि जो आपने ब्रोंक्यूल्स और ये ब्रोंकस देखा था, ये पाथ नैरो हो जाता है और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा म्यूकस भर जाता है। अब म्यूकस क्या होता है? पस। म्यूकस को पस भी बोलते हैं। ठीक है। पस समझिए, पस भर गया, उसमें पानी भर जाता टाइप का, पानी नहीं पस कहेंगे। दिस कैन मेक ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, यानी कि इसकी वजह से हमें क्या होता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अब तो सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, अगर किसी को अस्थमा है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम्स होता है शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ होगी। चेस्ट पेन होता है, और कफिंग, यानी कि बार बार उसको खांसी आती है। वीजिंग साउंड व्हेन एक्सहेलिंग, यानी कि जब वो सांस लेता है तो उसको एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। जब कोई भी अस्थमा पेशेंट होता है जो नॉर्मली वो एक्सहेल करता है तो उसको वीजलिंग की साउंड आती है, जैसे आप देखें कि गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। ठीक है। द कॉज ऑफ अस्थमा इज़ वरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब आप देखेंगे अस्थमा होने के कारण तो पर्सन टू पर्सन पे वैरी करता है। मान लीजिए वो सिगरेट स्मोक करता है, डस्ट है, या वायरस है, या पॉलन ग्रेन है, या अदर एलर्जेंस है, इन सब कारणों से भी अस्थमा हो सकता है। ठीक है। तो अब ये हम लोग जानेंगे, अगर किसी को अस्थमा हो जाता है तो उसकी थेरेपी क्या होती है। अगर किसी को अस्थमा हो जाता है तो उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा होगा, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी पाथवे जो होता है नैरो हो जाता है एंड इन्फ्लेम हो जाता है। इन्फ्लेम मतलब वो स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पर, जिसकी वजह से एयर पैसेज ठीक से नहीं हो पाता, मतलब एयर पैसेज ठीक नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होने लगती हैं। तो इसीलिए ऐसा है, अगर आप लोग इसके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अभी जानते नहीं होंगे, बस इसको हम अगले वीडियो में, आगे की वीडियो में हम आपको इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में समझा देंगे। और ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग्स होता है, क्या होता है ब्रोंकियोडायलेटर, यानी कि ब्रोंक्यूल्स जो भी आपने देखा था उसको डायलेट करने वाला ड्रग्स। ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो उसको डायलेट कर देती हैं। तो यहाँ पर अस्थमा हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद आता है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा वेरी कॉमनली अगर देखा जाए तो ये सिगरेट स्मोकिंग से होता है। एम्फाइसेमा में बेसिकली देखेंगे, इसमें जो लंग्स होता है वो कोलैप्स हो जाता है, समझ रहे हैं। एल्वियोलाई जो अभी मैंने आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाया था, एल्वियोलाई, ये जो छोटा छोटा यहाँ पर नॉब दिखेगा, ये समझो एक छोटा सा बलून टाइप का छोटा समझ लीजिए, तो वहाँ पर क्या होता है, वो कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स मतलब आपस में चिपक जाता था, और उसकी वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि अब जब सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाएंगी तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो द मेन सिम्टम ऑफ एम्फाइसेमा इज शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, यानी कि मेन सिम्टम्स अगर देखा जाए एम्फाइसेमा का तो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज़ होती है, यानी कि सांस लेने में दिक्कतें होती हैं।
तो अगर इसका कॉज देखा जाए, मेन कॉज अगर देखा जाए कि एम्फाइसेमा किसकी वजह से होता है, तो ये टोबैको स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन एंड केमिकल फ्यूम्स की वजह से होता है। अब हम ये जो आपने अभी गैसियस एक्सचेंज पढ़ा है, गैसियस एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है, एंड इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा और डिटेल बता देते हैं ताकि इसको समझने में आपको और आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा एल्वियोलाई है, जिसका फिगर अभी मैंने कुछ देर पहले आपको लंग्स के उस फिगर में दिखाया है, जो यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा एल्वियोलाई था। अब इसी के बारे, इसका एक बड़ा फिगर ये है, ये एल्वियोलाई, ओके। अब इसमें देखेंगे ये एल्वियोलाई था, और यहाँ पर देखेंगे पतली पतली ब्लड कैपिलरीज, यही जो आपने यहाँ देखा है, यहाँ पतली पतली ब्लड कैपिलरीज गई हैं, और वहीं पर ही क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज, यानी कि यहाँ से यहाँ पर ऑक्सीजन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर पतली पतली कैपिलरीज गई होती हैं, यही कैपिलरीज क्या करती हैं, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि CO2 यहाँ से बाहर जाता है और ऑक्सीजन यहीं से ब्लड में मिलता है, ठीक है, यहीं पर घुल जाता है ऑक्सीजन, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन घुल जाता है, यहाँ पर CO2 ब्लड से यहाँ पर निकल जाता है। अब ये कैसे होता है, ये डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। डिफ्यूज़न क्या होता है, इसके बारे में हम प्लांट फिजियोलॉजी में जब पढ़ेंगे तब उसमें मैं आपको इसको डिटेल बता दूंगा, डिफ्यूज़न क्या होता है और कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, और जितनी भी चीज़ें छोटी छोटी आपको समझ में नहीं आ रही हैं, हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, हम आपको इसको सारी चीज़ें डिटेल में बता देंगे। एंड अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में, जो कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था। बेसिकली इसमें क्या होता है, देखिए, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी यानी कि ऑक्यूपेशन, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, जैसे माइनिंग में कोल वर्कर हैं, या ऐसी जगहों पे जहाँ पर पत्थर उत्थर काटे जाते हैं, वहाँ पर देखे होंगे कि वहाँ जो मज़दूर काम करते हैं उनको जो बीमारियाँ होती हैं, उनको लंग्स बीमारियाँ होती हैं, उसी को ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, मान लीजिए जैसे कि अगर ये जो ऑक्यूपेशनल होता है, सबसे पहले देखेंगे कोल वर्कर, अगर कोई कोल माइन में काम कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, कोल वर्कर को निमोनोकोनोसिस हो जाता है, यानी कि आल्सो नोन एज ब्लैक लंग डिजीज़, यानी कि इसको ब्लैक लंग डिजीज़, यानी कि इसके लंग्स में कोयला भर जाता है, क्योंकि जो कोयला बार बार काटेगा तो एयर में फैला रहता है, जिसकी वजह से वो इनहेल कर लेता है, जिसकी वजह से उसका ब्लैक लंग डिजीज़ कहते हैं। और एस्बेस्टोसिस हो जाता है, सिलिकोसिस हो जाने के, पत्थर उत्थर जब काटते हैं तो सिलिकोसिस हो जाता है। एंड अगर देखा जाए इसका मेन सिम्टम्स क्या होता है, यानी कि जो पर्सन को ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़ होगा, उनको बेसिकली सोर थ्रोट, यानी कि गले में खराश होगी, रनिंग नोज़ होगा, कफ आएगा, यानी कि बार बार उसको कफ आएगा, और उसको फीवर भी होगा, चेस्ट पेन, यानी कि चेस्ट में बहुत बुरा पेन होता है, द बॉडी एक, यानी कि बॉडी में थकावट होगी, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बेसिकली लंग्स से प्रॉब्लम है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज़ मेरे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले नई वीडियोज़ आपको तुरंत मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज़।